मेरे प्यारे साथियों, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में इन दिनों छिड़ गया है विवाद। हम आपको राजनीतिक बयानबाजी तो बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन आपको बताएंगे कि राज्यपाल के द्वारा किसी राज्य के शासन व्यवस्था में किया गया इंटरफेयर, या उल्टा कहें किसी मुख्यमंत्री के द्वारा राज्यपाल की बातें ना मानना क्या किसी राज्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इस पहलू के आधार पर आप इस सेशन को सुनने का प्रयास करें। पहले न्यूज सुनाते हैं, क्योंकि यह घटना पूरी तरह गवर्नेंस से जुड़ी हुई है और यूपीएससी का बेहतरीन यह सवाल है। मल्टीपल टाइम आपको टेस्ट सीरीज में देखने को मिलेगा, मल्टीपल टाइम आपको यह पेपर यूपीएससी में भी देखने को मिलेगा। क्या सवाल है जनाब कि राज्यपाल जो है, कई तरह से लिख करके इसको कहा जाता है कि राज्यपाल केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है। अपनी टिप्पणी करिए, क्योंकि मल्टीपल टाइम विभिन्न प्रकार की एजेंसीज ने इस बात को कहा है, विभिन्न प्रकार के वक्ताओं ने इसे कहा है, कई प्रकार की कमेटी इस बारे में डिक्लेयर कर चुकी हैं कि राज्यपाल कुछ और नहीं अपितु केंद्र सरकार का राज्य में बिठाया हुआ एजेंट है। हम तमाम पहलुओं की आपके आज के सेशन में चर्चा करेंगे, लेकिन साथ में आपको यह भी बताएंगे कि राज्यपाल जरूरी क्यों होता है, इस पद को हटा ही क्यों नहीं दिया जाता। आप इस प्रकार से समझें कि जो सरकार केंद्र में है वो जब अपोजिशन में होती है तो राज्यपाल का विरोध करती है, लेकिन जब वही केंद्र में होती है तो राज्यपाल का उपयोग करती है। तो यह बहुत ही बड़ी आयरनी है कि जब आप सत्ता में होते हो तो राज्यपाल के पक्षधर बन जाते हो, और जब आप अपोजिशन में होते हो यानी केंद्र के अंदर जब आप विपक्ष में होते हो तो राज्यपाल के विरोधी बन जाते हो। तो इस सवाल का जवाब क्या है? आफ्टर ऑल क्यों कहा जाता है कि राज्यपाल जो है वो केंद्र का एजेंट है? और हम इसको यूपी के, ये क्या लें, आपके वेस्ट बंगाल के जो इंसिडेंट है इससे तो जोड़कर समझाएंगे ही। ऐसा ही केरल में भी हुआ, राजस्थान में भी हुआ, तमाम जगह आप इस प्रकार की बातें देखने को मिलती हैं। आइए हम चर्चा करते हैं। सबसे पहली तो आप यहां पर देख सकते हैं कुछ हेडलाइंस हैं जहां पर गवर्नर जगदीप धनखड़, जो कि यहां पर आपके वेस्ट बंगाल के अंदर गवर्नर बनकर बैठे हैं, जगदीप धनखड़ जी के द्वारा कहा गया एक बयान है 25 जनवरी को, जिसमें उन्होंने कहा कि नो रूल ऑफ लॉ, ओनली लॉ ऑफ रूलर इन वेस्ट बंगाल। यानी कि यहां पर कानून का शासन नहीं है, यहां शासक का शासन है। यानी कि यहां पर सत्ता जो है वो लोकतांत्रिक रूप से नहीं चलती, किसी एक के इशारे पर ही चलती है। उनका सीधा यह निशाना ममता बनर्जी के ऊपर था। आप पूछेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि उन्हें इस प्रकार की बात कहने के लिए मजबूर होना पड़ा? आंसर है साथियों कि यहां पर आपके वेस्ट बंगाल के अंदर 25 जनवरी 2022 को डॉक्टर BR अंबेडकर साहब की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाने के लिए जगदीप धनखड़ जी यहां पे यहां की जो विधानसभा है वेस्ट बंगाल की, वहां पर गए थे। लेकिन वहां पर गए तो उन्होंने अपने द्वारा वहां के जो लोकसभा, जो वहां के विधानसभा स्पीकर हैं जिनका नाम है विमल बंदोपाध्याय, उनके खिलाफ कमेंटबाजी की, और वो कमेंटबाजी सुर्खियां बन गई। सुर्खियां बनने पर ममता बनर्जी ने अपने द्वारा नाराजगी दिखाते हुए गवर्नर साहब को ट्विटर पर ब्लॉक मार दिया, और ट्विटर पर ब्लॉक मारते ही यह न्यूज ट्रेंड होने लगी कि ममता बनर्जी और जगदीप धनखड़ जी के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यह तो हुआ पॉलिटिकल किस्सा। इस पॉलिटिकल किस्से में इन दोनों के द्वारा एक दूसरे के खिलाफ जो बयानबाजी हुई है वो आप अन्य मीडिया हाउसेस की न्यूज देख करके समझ सकते हैं। दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। एक कहते हैं कि वो मुझे गाली देते हैं, दूसरे कहते हैं कि वो मुझे गाली की एक भी कॉपी निकाल कर दिखाने की हमने गाली दी। ये सब बातें हैं। ऐसी ही घटनाक्रम केरला में भी चल रही है, जहां पर राज्यपाल के रूप में बैठे हैं आरिफ मोहम्मद खान, जो कि राज्यपाल हैं, और केरला गवर्नमेंट के साथ उनकी टसलबाजी भी आए दिन सुनने को मिलती है। चाहे आप दिल्ली में रहे हो, दिल्ली में भी आपने उपराज्यपाल के बारे में सुना होगा, चाहे पौंडीचेरी में किरण बेदी के बारे में आपने सुना होगा। आफ्टर ऑल होता क्या है बवाल, क्यों होता है बवाल? आइए इस बात को हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। ये आपके सामने कुछ बातें हैं। जगदीप धनखड़ जी पहले भाजपा के नेता रह चुके हैं, वर्तमान में ये इस राज्यपाल बनकर के बैठे हुए हैं। इनके द्वारा कमेंट दिया गया था कि साहब यहां पर कोई लॉ ऑफ रूल नहीं चल रहा है, केवल एक रूलर है जो यहां पर शासन कर रहा है। तो ये तो हुई बातें जो आप लोगों को राजनीतिक रूप से जानकारी के रूप में, और ज्यादा गूगल कर लीजिएगा, जानकारी मिल जाएंगी। हम तो आते हैं असली मुद्दे पर। असली मुद्दे पर यह आते हैं जनाब कि राज्यपाल जो बैठता है किसी भी राज्य के अंदर, ये अल्टीमेटली बिठाया क्यों जाता है? एकदम सीक्वेंस में चलते हुए सवाल की हम बात करें तो बड़ा सवाल तो यही बैठता है, सर एक बात बताओ, जब राज्यपाल से इतनी परेशानियां होती हैं तो बिठाते क्यों हैं? पहला सवाल। और दूसरा हमें यह बताइए कि सर क्या किसी राज्य के अंदर जो राज्यपाल है ये कोई संवैधानिक पद होता है क्या?
मतलब इसको बिठाया जाना जरूरी होता है क्या? अगर नहीं बिठाएं तो क्या ही फर्क पड़ जाए। चलिए मैं एक एक करके आपको सारी बातें बताता हूं। कुछ आर्टिकल्स हैं जो आपको एनी टाइम याद करने होंगे, वो आर्टिकल्स मैं आप लोगों को यहां पर बताता चल रहा हूं। आप एक बार के लिए आर्टिकल्स को देखते चलें। यार एक ब्लैंक पेज मैं चाहता था कि आपको दिखा दूं, लेकिन ब्लैंक पेज मिल नहीं रहा है हमें, इसमें शायद ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूं। देखिए साथियों, भारतीय संविधान के आर्टिकल 153 के अंदर, मैं एक बार के लिए आपको किसी ब्लैंक पेज पर लेकर इस बात को समझाने का प्रयास करता हूं, आप तब तक थोड़ा सेशन को शेयर करने का कष्ट करते रहें। भारतीय संविधान का आर्टिकल 167, ध्यान से सुनिएगा, कुछ प्रमुख आर्टिकल्स हैं जो मैं आप लोगों को यहां पर बताना चाहूंगा। 167 इन दिनों सुर्खियों में चल रहा है, और सुर्खियों में क्यों चल रहा है? क्योंकि 167 के तहत यह कहा गया है, देयर शैल बी ए ड्यूटी ऑफ सीएम टू फर्निश सच एज इंफॉर्मेशन, जो कि गवर्नर चाहता हो सीएम से प्राप्त करना। अर्थात किसी राज्य का राज्यपाल जो है, यदि मुख्यमंत्री से कोई भी सूचना प्राप्त करे तो यह सीएम की ड्यूटी होनी चाहिए कि वो उसे सूचना प्रदान करे। पहला पॉइंट। नंबर दूसरा पॉइंट मैं आपके सामने साझा करूं। एक बहुत बड़ा सवाल बनता है, और वो सवाल ये कि सर एक बात बताइए कि जो सीएम साहिब हैं वो तो समझ में आया कि चुनकर बिठाए गए, लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति कैसे हुई? हमने कहा भारत के अंदर एक संविधान में आर्टिकल लिखा है, आर्टिकल नंबर 153, उसमें लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि देयर शैल बी ए गवर्नर इन ईच स्टेट। अब आप पूछेंगे मतलब? हमने कहा कि गवर्नर की नियुक्ति होना संविधान के अंदर लिखित है। प्रक्रिया में क्या लिखा हुआ है कि कौन होगा? हमने कहा प्रक्रिया में लिखा गया है कि प्रेसिडेंट जो है वो गवर्नर को अपॉइंट करेगा। आप पूछेंगे सर हमारा सवाल यह है कि गवर्नर बनाते ही क्यों है? क्या वो भी प्रेसिडेंट की तरह कठपुतली है क्या? हमने कहा जी नहीं, थोड़ा सा और विस्तार से समझिए। भारत के संदर्भ में कहा जाता है कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, यानी भारत राज्यों का संघ है। तो बोले फिर, और राज्यों का अगर भारत संघ है तो राज्य की बातें केंद्र को मानना अनिवार्य नहीं, उल्टा जरूरी है। अर्थात कैसे? केंद्र की बातें राज्य माने। आप पूछें ऐसा क्यों? हमने कहा संघीय ढांचे के अंदर यह माना जाता है कि भारत यूनाइटेड तभी रहेगा जब केंद्र मजबूत रहेगा। इसीलिए कहा जाता है कि भारत फेडरल स्ट्रक्चर है, लेकिन सेंटर मजबूत रखते हुए फेडरल है। अर्थात हम राज्यों से मिलकर बने तो हैं, लेकिन एक सशक्त केंद्र के साथ हम मिलकर के भारत बने हैं, जिसमें कि केंद्र को कुछ ऐसी ताकत दी गई है जिससे भविष्य में कोई भी राज्य अपने आप के लिए अनार्की यानी अराजकता की स्थिति ना दिखाए। अर्थ इस प्रकार से हुआ, कल को मान लीजिए कि केंद्र में कोई ऐसी सरकार बनती है जो कि राज्य की सरकार के अगेंस्ट है। अगेंस्ट से मतलब अपोजिशन की सरकार है। उदाहरण के रूप में वेस्ट बंगाल ही देख लीजिए, केंद्र के अंदर एनडीए शासन है, वेस्ट बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस का शासन है, जिसमें ममता बनर्जी शासन कर रही हैं। एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण यह है कि कल को इन दोनों के बीच की जो खींचतान है वो इतनी जबरदस्त तरीके से होने लगे कि ममता बनर्जी कह दे जाइए हम नहीं खेल रहे, मतलब हम नहीं रहना चाहते केंद्र के साथ। ऐसी स्थिति क्या हो सकती है क्या? सरकारों में तो बहुत बार होता है ऐसा, कोई पार्टी अपना बहुमत वापस ले लेती है। अगर बहुमत वापस ले लेती है तो सर क्या यह हो सकता है क्या कि कल को ममता बनर्जी ये कह दें कि हम तो उस यूनियन से भी अलग होना चाहते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट है? भाई साहब, मैं अपने आप को उस जगह पर मानता ही नहीं हूं। मैं अपने आप की पार्टी, मैं अपना देश ही अलग बनाना चाहता हूं। जैसे कि आप लोगों ने स्पेन के केस में मैसिडोनिया देखा, जैसे ब्रिटेन के केस में स्कॉटलैंड देखा। क्या ऐसे कोई भी अपना हिस्सा अलग मांग के चल पड़ेगा क्या? नहीं। भारत के संविधान निर्माताओं ने इस बात का सख्त रूप से ख्याल रखा। कि क्या ख्याल रखा? यदि कोई भी देश, कोई भी राज्य इस प्रकार की हरकत करे तो उसे तुरंत रोक लिया जाए। आप कैसे रोकेंगे इस बात को? तो साथियों, व्यवस्था रखी गई गवर्नर की। गवर्नर क्या होता है फिर? राष्ट्रपति के द्वारा अपने ही एक व्यक्ति को। अब आप पूछेंगे राष्ट्रपति का व्यक्ति कहां से आ गया? देखिए, आर्टिकल 74 कहता है कि देयर इज ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज टू द प्रेसिडेंट। यानी प्रेसिडेंट तो वही सारे काम करेगा जो कि उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करने की कहेगी। यानी केंद्र के अंदर जो सरकार है, अगर उसने राष्ट्रपति को कहा कि आप इस व्यक्ति को गवर्नर बना करके यहां का भेज दीजिए
यही तो हुआ। जगदीप धनखड़ जो कि एक बीजेपी के नेता हैं, उन्हें वहां से मतलब राज्यपाल बना करके प्रेसिडेंट ने भेजा। असल में यह समझिए कि केंद्र सरकार ने ही अपना व्यक्ति वहां पर गवर्नर बनाकर भेजा हुआ है। अब गवर्नर क्या करेगा साहब, गवर्नर बना के भेज दिया तो क्या वो सुर्खी सूचनाएं देगा क्या? बिल्कुल, उसका तो काम ही यही है। कैसे करता है फिर गवर्नर ये काम? उसको कैसे पता चलता है कि राज्य सरकार क्या काम कर रही है? आर्टिकल 167 में यह जानकारी लिख कर दी गई है। क्या कहा गया है? आर्टिकल 167 में कहा गया है, आप लिखते चलिएगा इन आर्टिकल्स को जिनको मैं बोलता चल रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 167 में कहा गया है कि यदि गवर्नर चाहे तो वो सीएम से पूछ सकता है कि बताइए आपने ये कार्यक्रम में कितना पैसा खर्च किया, आपकी कौन सी योजना आने वाली है, कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं। और तो और राज्य सरकार यदि अपना बिल भी कोई पास करवाती है तो उस पर भी गवर्नर के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि गवर्नर की ही परमिशन से अल्टीमेटली किसी भी राज्य का शासन चलता है। आप पूछेंगे कि क्या सर ऐसा नहीं है क्या कि गवर्नर के लिए, जैसे कि केंद्र के अंदर तो प्रेसिडेंट के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का गठन किया गया है, क्या राज्य के अंदर ऐसा नहीं होता कि भाई गवर्नर का शासन चल रहा है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती होगी? बिल्कुल होती है। तो फिर एक और आर्टिकल जान लीजिए, आर्टिकल नंबर 163, जो यह कहता है कि देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय सीएम टू एड एंड एडवाइस टू द गवर्नर। मतलब क्या हुआ कि गवर्नर की सहायता करने के लिए, उसे सलाह देने के लिए, उसकी मदद करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होनी चाहिए विच शैल बी हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। अर्थात राज्य के अंदर जो सबसे बड़ा व्यक्ति हुआ, जैसे केंद्र में प्रेसिडेंट होता है ऐसे राज्य में गवर्नर होता है। फिर आप पूछेंगे तो फिर गवर्नर को एजेंट कहना क्या बुरी बात है क्या? बिल्कुल नहीं है, सुनने में बस बुरा लगता है। क्यों भाई? क्योंकि अल्टीमेटली काम तो उसका यही है कि वो फेडरल स्ट्रक्चर को मेंटेन रखे, यानी राज्य के अंदर कोई भी ऐसी गतिविधि होता हुआ पाए जो कि राज्य में ऐसी हो जो कि केंद्र के खिलाफ हो या देश के खिलाफ हो, वो तुरंत लपक के राष्ट्रपति को सूचना दे दे। फिर आप पूछें अगर मान लीजिए ये बात पता चल गई तो फिर क्या होगा? मान लीजिए कि ऐसी बात पता चल गई कि भाई कोई राज्य जो है वो अपने आप को अलग देश बनाने की मांग कर रहा है, तो फिर क्या होगा? हमने कहा देखते हैं फिर क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति को आर्टिकल 356 का उपयोग करते हुए कहा जाता है कि जनाब आप इस राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, यानी प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए। फिर आप पूछेंगे अब ये प्रेसिडेंट रूल क्या होता है? प्रेसिडेंट रूल का मतलब होता है कि उस राज्य के अंदर जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसे शासन से हटा दीजिए। आप हटाएंगे कैसे? आप हटाने का मतलब यह है कि अब राज्य की विधानसभा का कार्यक्रम बंद हो जाएगा। अब केवल केंद्र ही उस राज्य के फैसले लेगा, वहां पर जो भी नीतियां चलानी होंगी या वहां पर जो भी फैसले लेने होंगे अब सीधा केंद्र सरकार लेगी। यह व्यवस्था भारत के संविधान में 356 नंबर आर्टिकल में की गई है। अब आप पूछेंगे कि सर सुनकर के तो बढ़िया लगा, फिर तो इज्जत आ गई थोड़ा सा राज्यपाल के प्रति कि राज्यपाल तो बहुत बढ़िया आदमी हुआ, एक तरह से ये भारत की एकता और अखंडता को बनाने के लिए बिठाया गया व्यक्ति है। बिल्कुल सही है, कहते भी यही है साथियों कि जब किसी व्यक्ति को किसी पद के लिए बनाया गया तो उसे एक संरक्षक की भूमिका में ही बिठाया गया था, लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, बिल्कुल वैसे ही कि गले में जो चेन पहनाई जाती है, ये चेन खूबसूरती के लिए पहनाई जाती है, आपको अच्छा दिखाने के लिए पहनाई जाती है, लेकिन जब ये चेन ही आपको किसी जगह से बांध कर रखने लग जाए, आप विचार करिए कि जब आपके गले में डाली गई मोटी सी चेन, वो चेन ना हो करके एक फंदा बन जाए और वो आपको किसी चीज से बांध कर रखे, तो फिर जनाब वो चेन आपको शोभा नहीं देती। अब इसका अपोजिशन शुरू होता है, अगेंस्ट में सुनिए सारी बातें। अब अगेंस्ट में यह है जनाब कि जब आपने एक डर के मारे राष्ट्रपति को गवर्नर को आपने राज्यपाल शासन, राष्ट्रपति शासन लगाने की ताकत दे रखी है, तो क्या ये अपने इस पद का दुरुपयोग नहीं कर सकता क्या? बिल्कुल। कैसे करता है दुरुपयोग? अब मैं आपको वो बताता हूं, उदाहरण के रूप में समझिए। केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार अपोजिट विचारधारा की है। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार हमेशा राज्य में चाहेगी क्या? यही चाहेगी कि मेरी जैसी काम हो। जैसे केंद्र में बीजेपी की बहुमत वाली सरकार है, एनडीए की सरकार है और यहां पर तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। दोनों में राजनीतिक रूप से वैचारिक विभेदता है, इसलिए संवैधानिक इस प्रक्रिया का दुरुपयोग भी संभव है। दुरुपयोग कैसे संभव है? दुरुपयोग ऐसे संभव है कि राज्य विधानसभा के द्वारा
बहुमत के आधार पर, जनता के द्वारा दिए गए बहुमत के आधार पर किसी बिल को पास किया गया जो जन उपयोगी था। मान लीजिए कि राष्ट्र जो गवर्नर है वो उस बिल के ऊपर परमिशन ही नहीं दे रहा है, ये कहते हुए कि नहीं, मैं मेरे पास अधिकार रखता हूं और मुझे लगता है कि ये देश विरोधी है, मैं इसलिए इस पर परमिशन नहीं दे रहा हूं, मैंने राष्ट्रपति की कंसेंट के लिए इसे बचा के रख लिया है बिकॉज ये मेरा डिस्क्रिशनरी राइट है। विचार करिए, गवर्नर का यह जो प्रयास है, क्या वो आपको नहीं लगता कि ये अपने आप में राज्य विरोधी हुआ? क्या ये आपको नहीं लगता कि ये अपने आप में देश विरोधी हुआ? नंबर दूसरा सवाल सुनिए, गवर्नर के द्वारा जैसा कि कहा गया कि राज्य के कामकाज में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की हेल्प लेगा, साथ में उसको सलाह देने के लिए 167 के तहत मुख्यमंत्री को भी दायित्व दिया गया कि वो जानकारी उसे दे, लेकिन राज्यपाल खुद ही अगर शासन चलाने लगे, विचार करिए कि राज्यपाल ही सारी चीजों के डायरेक्शन देने लगे कि ये काम ऐसे नहीं, यों होना चाहिए क्योंकि मैं गवर्नर हूं, तो जनाब क्या फिर वो जनता ने चुनकर सरकार भेजी है? क्या वो कठपुतली सरकार है? जनता ने, आप भी तो गए थे इलेक्शन में, आपको तो चुनकर नहीं भेजा। ऐसी स्थिति में उस पार्टी को चुनकर क्यों भेजा? क्योंकि अल्टीमेटली उसके समर्थन में जनता का विश्वास है। ऐसी स्थिति में आप सत्तारूढ़ पार्टी को, जो कि जनता के बहुमत से बनकर आई, आप उसे काम नहीं करने दे रहे हैं, ये क्या फिर से अगेंस्ट नहीं हो गया? क्या ये वापस से अगेंस्ट ऑफ लॉ नहीं हो गया? क्या आपने जनता के बहुमत के खिलाफ कार्य नहीं किया? यानी गवर्नर का जो पद है वो दोनों ही प्रो एंड कॉन्स में लिखा जाता है, और जब ये दोनों ही बातें लिखी जाती हैं ना मेरे प्यारे साथियों, तो बड़ा सवाल बनता है कि क्या ये गवर्नर का पद हटा दिया जाना चाहिए? क्या इसके स्थान पर कोई और प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत के अंदर जब भी सेंटर और स्टेट रिलेशंस की बात की जाती है और सेंटर स्टेट रिलेशंस के अंदर कमेटी बिठाई जाती है, चाहे फिर वो ARC हो, चाहे फिर वो राजा मन्नार समिति हो, चाहे फिर वो सरकारिया कमीशन हो, चाहे वो पुंछी आयोग हो, उन सब ने एक ही लाइन में जवाब दिया। क्या जवाब दिया? कि जनाब राज्यपाल का पद तो इसलिए नहीं हटाया जाना चाहिए क्योंकि वो केंद्र का नाक कान आंख सब बनकर बैठा हुआ है, लेकिन आर्टिकल 356 को हटा दिया जाना चाहिए। सबकी अपनी अपनी राय है, कोई कुछ कहता है कि भाई आर्टिकल 356 मत हटाइए, जैसे राजा मन्नार तो कहता है कि राजा मन्नार समिति 1971 में आई, उसने कहा कि 356 हटा दो, जिसका ये डर दिखाता है। डर क्या है? कि राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, उस 356 को डिलीट मार दो। लेकिन वास्तविकता क्या है कि अल्टीमेटली मान लीजिए कि ये जो आपने जो मतलब नाइटमेयर देखा, जो बुरा सपना देखा, गलती से ये सच ही हो गया कि कोई राज्य अपने आप को अलग कराने की मांग पर जुट गया, तो क्या करेंगे? तो होना तो चाहिए। तो सरकारिया कमीशन कहता है कि ठीक है 356 रखिए आप, समय 300 सरकारिया कमीशन 1988 की रिकमेंडेशन है कि 356 रखिए, आप अपने ब्रह्मास्त्र के रूप में रखिए, लेकिन आप उसे आए दिन उपयोग में मत लीजिए, ऐसा सरकारिया कमीशन का कहना है। मेरे प्यारे साथियों, तो कहने का कुल मिलाकर अर्थ यह है कि भारत में केंद्र और राज्य के संबंधों में जो सबसे ज्यादा विवादित विषय है वो है गवर्नर का पद और इसके साथ साथ 356 का उपयोग। तो आज के इस विषय के संदर्भ में आज आप एक प्रॉपर तरीके से आंसर तैयार करें। इसके अंदर आप देखें कि राज्यपाल के ऊपर आपके पक्ष क्या है, विपक्ष क्या है, और इस सेंटर स्टेट रिलेशन नाम से आपकी किताब में एक चैप्टर दिया हुआ है, उसे भी आप जरूर पढ़ करके एक बार देखें। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, गवर्नर के द्वारा हाल ही में वेस्ट बंगाल में एक कारनामा और किया गया है, जिससे एक नया आर्टिकल सुर्खियों में है, और उस आर्टिकल का नंबर है आर्टिकल नंबर 188। आप पूछेंगे ऐसा क्या कारनामा कर दिया गया है? आर्टिकल 188 के अंदर यह लिखा हुआ है भारत के संविधान के अंदर कि एवरी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, देखिए आपको मालूम होना चाहिए भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, 12 शेड्यूल हैं, उसमें से जो तीसरी अनुसूची है उसमें लिखा हुआ है कि भारत के संविधान के अकॉर्डिंग 3rd अनुसूची में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति है ना, मतलब जो गवर्नर जो है, मतलब ओथ एंड अफर्मेशंस लिखी हुई हैं भारत के संविधान के शेड्यूल नंबर 3 में, यानी कि आप किसी भी पद पर बैठे तो आपको जो कसम खानी होती है, आप चाहे MLA बने चाहे MP बने, आपको कसम खानी होती है, वो भारत के संविधान में शेड्यूल 3 में लिखी गई है। शेड्यूल 3 की कस्में खिलाने के लिए जो भी नवचयनित विधायक आते हैं उनको कसम खिलाने की जिम्मेदारी गवर्नर की है। आर्टिकल 188 में क्या लिखा हुआ है कि गवर्नर चाहे तो वो खुद कस्में खिला सकता है विधानसभा में, और अगर नहीं तो वो अपने स्थान पर किसी व्यक्ति को नॉमिनेट कर सकता है कि भैया तुम ही कसम खिलाना। तो आप देखिए भारत के संविधान के अकॉर्डिंग भारत के हर राज्य में 1952 से यह परंपरा चली आ रही है कि गवर्नर कसम खिलाने नहीं आता, ओथ दिलवाने नहीं आता, वो अपनी जगह जो स्पीकर होता है ना विधानसभा का, उसको ही ऑथराइज कर देता है कि आप ही कसम वसम खिला लेना।
आर्टिकल 188 में यह बात लिखी हुई है कि एवरी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ ए स्टेट शैल बिफोर टेकिंग हिज सीट मेक ए सब्सक्राइब बिफोर द गवर्नर और वन पर्सन अपॉइंटेड इन दैट बिहाफ ऑफ हिम। यानी कि ऐसी स्थिति में या तो गवर्नर या गवर्नर के द्वारा नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति कसम दिलवाएगा। वो जो कसम खिलवाने की प्रथा है, जगदीप धनखड़ जी के द्वारा यह कारनामा कर दिया गया है कि वो जो स्पीकर है जिससे उनके साथ में बात नहीं चल रही है, जिसका नाम है विमल बंदोपाध्याय, उस स्पीकर से यह पावर ले ली गई है। अर्थात स्पीकर के स्थान पर गवर्नर खुद ही कसम खिलाने का काम करेंगे। इसलिए आर्टिकल 188 सुर्खियों में है, आप इसे याद कर लीजिएगा। पेपर के अंदर परीक्षाओं में विशेष रूप से वेस्ट बंगाल के एग्जाम्स में यह जानकारी पूछी जा सकती है। उम्मीद है कि आप लोगों को यह जानकारी समझ में आ जाए। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद है आपको यह जानकारी, यदि आप चाहते हैं अनअकैडमी पर मेरे साथ जुड़कर पढ़ना तो मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका यूज करके आप अनअकैडमी के ऑफर्स का लाभ ले सकते हैं। अनअकैडमी पर इन दिनों जो ऑफर्स चल रहे हैं उसमें आपको कॉम्बो का जो सब्सक्रिप्शन है उसमें 22% की रेट की गिरावट की गई है। 10% आपको मेरे रेफरल कोड से अतिरिक्त डिस्काउंट मिल रहा है। आपको कॉम्बो यानी प्लस का जो कोर्स है वो आपको प्लस और ऑप्शनल का कोर्स जो है वो 63,000 रुपये में दिया जा रहा है। कल रविवार के दिन आप सुबह 11 बजे टेस्ट में पार्टिसिपेट करें। यह टेस्ट अनअकैडमी कॉम्बैट के नाम से जाना जाता है, जिसमें आपसे 56 सवाल 60 मिनट में देकर पूछे जाएंगे। अनअकैडमी पर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको पर्सनल मेंटरशिप भी दी जाती है। लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिसका उपयोग करके आप अनअकैडमी पर 0% प्रोसेसिंग फीस के साथ 0% इंटरेस्ट रेट के साथ भी अपना कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी पर यूपीएससी का कोर्स मात्र 46,000 में उपलब्ध है। 1 साल के लिए 18 महीने के लिए हमने आपको रेट अलग बताई हुई है। आप उनका उपयोग करें, अपना